हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी नेगी है। बाय प्रोफेशन में एक ट्रैक लीडर हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्यूट माउंटेन सिकनेस या फिर दूसरे एल्टीट्यूड रिलेटेड इलनेसेस के बारे में। ये एक डिटेल आउटडोर एजुकेशन व्लॉग होने जा रहा है जिसमें कि हम वेरियस एल्टीट्यूड इलनेसेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वो क्यों होता है, उनके होने पर किस तरह के सिम्टम पेशेंट में अपीयर होते हैं, किस तरह आप उसे प्रॉपरली डायग्नोस कर सकते हैं और डायग्नोस करने के बाद आपने इन दी एंड हम बात करेंगे कि ट्रीटमेंट में क्या क्या देना है, जैसे कि मेडिसिन कौन सी देनी है या ऑन फील्ड आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि सप्लीमेंट ऑक्सीजन देना हो गया या फिर हाइपरबैरिक चैम्बर में डालना हो गया। सो वीडियो की शुरुआत करते हैं हाई एल्टीट्यूड के साथ। आखिर हाई एल्टीट्यूड होता क्या है? सो बाय डेफिनेशन 2400 मीटर या 8000 फीट से ऊपर की ऊंचाई को मीटेरोलॉजिस्ट हाई एल्टीट्यूड कंसीडर करते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है शायद आपने पढ़ी होगी इंटरनेट व्लॉग्स में या फिर कहीं फ़ोटोज़ में पढ़ी होगी, तो आपने देखा होगा कि एल्टीट्यूड को क्लासीफाई किया जाता है हाई, वेरी हाई, एक्सट्रीम और डेथ जोन में। सेकंड बात करते हैं हाई एल्टीट्यूड इलनेसेस के बारे में। सो हाई एल्टीट्यूड इलनेसेस बेसिकली एक स्पेक्ट्रम है डिजीज़ की। इसमें सबसे पहले आता है AMS जो कि काफ़ी फ्रीक्वेंटली होता है। उसके बाद आता है हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। फिर आता है हमारा हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा जो कि हमारे ब्रेन में अफेक्ट करता है, जो कि काफ़ी डेडली भी होता है। सो अब बात करते हैं वेरियस इलनेसेस के बारे में थोड़े डिटेल में। सो शुरुआत करते हैं AMS के साथ। AMS एल्टीट्यूड इलनेसेस में सबसे कॉमन है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली, और ज़्यादातर जो भी न्यू कमर्स जो ट्रैकर्स होते हैं उनको होता है। पर इसकी अच्छी बात यह है कि ये इजीली रिवर्सिबल है। मतलब ये कि अगर AMS से पेशेंट अफेक्ट होता है तो उस केस में अगर आप उसे नॉर्मली 1000 मीटर तक भी डिसेंड करवा लेते हैं तो वो जनरली ठीक हो जाता है। एक्यूट माउंटेन सिकनेस ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि जो पेशेंट होता है वो फिज़िकली डिस्ट्रेस में होता है। मतलब ये कि उसे अपने आसपास के माहौल में ढलने में प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि उसके आसपास में जो एल्टीट्यूड गेन के साथ जो चेंजेस आए होते हैं, हवा का, एयर का प्रेशर चेंज हुआ होता है और साथ में जो ऑक्सीजन लेवल होता है उसमें जो चेंजेस आए होते हैं, उसके कारण जनरली पेशेंट में कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं, जैसे कि पेशेंट को सर दर्द होना, उल्टी आना, या कभी कभार थकावट से महसूस होना और कभी सर हल्का लगना या फिर भूख कम लगना। जब भी हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो आपने ये सभी सिम्टम्स को काउंट करना है, उसके बेसिस पर ही कंक्लूजन पे पहुंचना है। अक्सर लोग नॉर्मल वीकनेस उसको AMS के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। उसका रीज़न ये है कि ट्रैवलिंग के दौरान बहुत से लोगों को वॉमिटिंग होती है, इस वजह से बहुत से लोग खाना नहीं खाते हैं, तो कमज़ोरी उनको दूसरे रीज़न्स के कारण भी आ सकती है, तो आपने उस चीज़ को कन्फ्यूज़ नहीं करना है। सो बात करें ट्रीटमेंट की तो बेसिक जो आपने ऑन फील्ड आप कर सकते हैं वो ये कि आपने पेशेंट का वेट ले लेना है और पेशेंट को थोड़ी देर बिठा के रखना है। अगर सिम्टम्स थोड़े से सीवियर लग रहे हैं आपको तो उस केस में आप पेशेंट को डिसेंड करवा दीजिए, पेशेंट जनरली ठीक हो जाते हैं। हालांकि ट्रीटमेंट वाइज ज़्यादातर लोग मेडिसिन के रूप में डायमॉक्स यूज़ करते हैं। उसकी डिफरेंट डोसेज होती है डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट में सिम्टम्स वीक है, माइल्ड है या फिर सीवियर है। बात करें प्रिवेंशन की तो प्रिवेंशन एक ही है, एक्लेमेटाइजेशन। बॉडी जितनी एक्लेमेटाइज होगी उतने आपको एल्टीट्यूड इलनेसेस के चांसेस कम होंगे। सेकंड इलनेसेस है हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा। सो शुरुआत करते हैं एडिमा के साथ। एडिमा का मतलब होता है कि हमारे शरीर के वेरियस ऑर्गन में एक्सेस फ्लूइड का इकट्ठा होना। जब यही फ्लूइड हमारे लंग्स के या हमारे पल्मोनरी रीजन में इकट्ठा होता है तो इसे हम हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा भी कहते हैं। ये होता क्यों है, तो इसे समझाने के लिए मैं एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का एग्जांपल देना चाहूँगा। नॉर्मली जब आप जहाँ पर भी रहते हैं सी लेवल के आसपास, तो वहाँ पर एयर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, 14 पॉइंट कुछ 69 PSI के आसपास। सो ऐसे में आपके सराउंडिंग में एयर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जो हमारे लंग्स या डायफ्राम होते हैं वो फैलते हैं, जिससे कि वो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं हमारे बॉडी या लंग्स के आसपास। और बाहर हाई प्रेशर होता है या पॉजिटिव प्रेशर होता है, तो जो एयर होती है वो ब्रीद इन होके हमारे नॉस्ट्रिल और विंड पाइप से होके लंग्स में पहुंचती है। तो इसी एयर में ऑक्सीजन होता है जो कि हमारे लंग्स के एलोलाई चैम्बर, जिसे कि एयर सेक या फिर एयर चैम्बर भी कहते हैं, वहाँ जाती है। वहाँ पर जो एयर चैम्बर या फिर एलोलाई के बाहर जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें कि खून बह रहा होता है, तो खून में जो हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सीजन उसके साथ अटैच होती है और पूरे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट टिश्यूज़ में जाती है। साथ में वहाँ से जो वेस्ट गैस होती है जैसे CO2 उसको कैरी करती है और उसी को वापस हमारे लंग्स की तरफ लाती है। सो ऐसे में जब हमने एक्सपेल करना होता है तो हमारे जो डायफ्राम या फिर जो लंग्स मसल होती है वो रिकॉइल होकर अपने शेप में वापस आ जाती है, जिससे कि अंदर पॉजिटिव प्रेशर होता है और बाहर नेगेटिव या कम प्रेशर होता है, जिस वजह से सांस बाहर छोड़ते हैं नॉस्ट्रिल के थ्रू।
पर जब आप हाई एल्टीट्यूड में आते हैं तो उस समय क्या होता है कि हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी पड़ती है। हमारे शरीर में 600 टू 800 मिलियन एल्वोलाई होते हैं। सो ऐसे में जब हाइपोक्सिक कंडीशन के कारण ऑक्सीजन की कमी होती है तो लंग्स के जिन एल्वोलाई चैम्बर्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही होती है वो पार्शली डैमेज या फिर क्लोग बंद हो जाती है। सो ऐसे में जो भी उसके सराउंडिंग में जो भी ब्लड होता है वो नियर बाई जहाँ पर भी ऑक्सीजन पहुंच पा रही होती है उन एल्वोलाइज के आसपास चली जाती है। सो ऐसे में जो ब्लड वेसल्स हैं उनका साइज़ तो सेम है बट वहाँ पर जो ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा हो जाता है। मतलब ये कि एरिया कम हो गया और वॉल्यूम बढ़ गया, जिस वजह से अंदर जो पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। और यही कारण है कि जो फ्लूइड होता है वो लीकेज होने लग जाता है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें माइक्रोवेस्कुलर परमेबिलिटी होती है, जो कि क्या उसमें से जाएगा क्या उसमें आएगा वो चीज़ डिसाइड करती है। सो ऐसे में जब वो माइक्रोवेस्कुलर परमेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो वहाँ से उन ब्लड वेसल में से जो भी प्रोटीन हो गया या अदर लिक्विड्स लीक होकर इंटरस्टिशियल स्पेसिस में चले जाते हैं। ये तब होता है जब सिम्टम्स माइल्ड या वीक होते हैं, बट जब सिम्टम्स और ज़्यादा सीवियर होते हैं और आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं तो ऐसे केस में जब वो सीवियर हो जाते हैं तो वही जो फ्लूइड होता है वो लंग्स के वेरियस चैम्बर्स में भरने लग जाते हैं, जिसके कारण पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो प्रॉपरली कोलैप्स हो जाता है। सो अब बात करते हैं कि इसके बाद जब भी ये होता है तो सिम्टम्स किस तरह के आते हैं, किस तरह आप पहचान सकते हैं। सो इनमें सबसे कॉमन है कि पेशेंट को सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी, उसके दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो जाएगी, वो काफ़ी तेज़ी से सांस लेगा। इसके अलावा पेशेंट काफ़ी थका थका सा होगा और जो शरीर की आउटर एक्सट्रीमिटीज़ है वो नीली पड़ने लग जाती है और रैटलिंग ब्रेथ जैसी साउंड्स आते हैं। इसके अलावा जब भी पेशेंट खांसता है तो उस समय जो भी फ्लूइड बाहर निकलता है वो जनरली पिंक कलर का होता है। पिंक इसलिए क्योंकि उसमें थोड़ा सा ब्लड भी मिला होता है। तो इन सिम्टम्स के बेसिस पे आप कंक्लूड कर सकते हैं कि पेशेंट हेप से अफेक्ट हुआ है। बात करें ट्रीटमेंट की तो इसमें जनरली निफेडिफिन ज़्यादातर यूज़ होता है। निफेडिफिन बेसिकली आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर होता है उसको कम करता है, जिससे कि पेशेंट की बॉडी में फर्दर जो फ्लूइड लीकेज होती है वो बंद हो जाती हैं और साथ ही साथ जो भी फ्लूइड इकट्ठा होता है वो भी धीरे धीरे शरीर निकालता रहता है। इसके अलावा आपने पेशेंट को सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करना है। हालांकि जो भी आप मेडिसिन या ये जो भी आप ऑक्सीजन देते हैं ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होती है, आपको पेशेंट को डिसेंट करवाना ही होता है। अगर आप ऐसे कंडीशन में हैं जहाँ पर रास्ते ख़राब हैं या रात का समय है, आप पेशेंट को डिसेंट नहीं करवा सकते हैं, उस समय हाइपरबैरिक चैम्बर जिन्हें हम गैमो बैग भी बोलते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। उसके अंदर आप सप्लीमेंट ऑक्सीजन के साथ पेशेंट को डाल सकते हैं और उसके सराउंडिंग का जो प्रेशर है उसको समवेयर अराउंड 8 to 9,000 फीट का कर देना है आपने, जिससे कि पेशेंट की हालत काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकती है। हालांकि ये सब ट्रीटमेंट के बावजूद भी डिसेंट आपको करवाना ही होता है और पेशेंट को प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि आउटर सिम्टम्स के बेसिस पे आप ये तो बता सकते हैं कि पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा हुआ है, बट किस लेवल पे किस मैग्नीट्यूड पे हुआ है वो आपको पता नहीं चलता है। सो ऐसे में इसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस होती है जिसमें कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट होते हैं, वो प्रॉपर आप हॉस्पिटल में ही कर सकते हैं। थर्ड आता है हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा। इसे आप हेज़ के रूप में भी शॉर्ट फॉर्म में जानते होंगे। सो ये बेसिकली एक्यूट माउंटेन सिकनेस का ही एक सीवियर फॉर्म है। मतलब ये कि अगर आप AMS के सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं और उसके बाद भी कंटिन्यूसली एसेंड करते जाते हैं तो ये सिम्टम्स सीवियर हो जाते हैं और हेज़ का फॉर्म ले लेती है। सो हेज़ में आखिर होता क्या है, ये क्यों होता है हमारे शरीर में। सो जनरली जब भी आप हाई एल्टीट्यूड में आते हैं तो हमारे को ऑक्सीजन की कमी होती है। सो हाइपोक्सिया के कारण क्या होता है कि शरीर हमारा हाइपर वेंटिलेशन करने लग जाता है। मतलब ये कि तेज़ तेज़ सांसें लेता है और ज़्यादा से ज़्यादा CO2 को शरीर से बाहर धकेलता है और शरीर में ऑक्सीजन के लिए स्पेस बनाता है। सो ऐसे में जो हमारे शरीर में CO2 और O2 का जो रेशो होता है वो डिस्टर्ब होता है। सो बेसिकली हमारे शरीर में ऑक्सीजन और CO2 की जो रेशो होती है वो बैलेंस होनी चाहिए, ताकि जो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो है वो प्रॉपरली बनी रहे। मतलब ये कि जो CO2 की कमी होती है तो उस केस में हमारे जो ब्रेन की तरफ जो ब्लड फ्लो होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा दूसरा जो चेंज होता है वो ये कि हाइपोक्सिया की कंडीशन में जनरली हमारे शरीर की जो वेरियस टिश्यूज़ या सेल्स होती हैं उनका नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है वैसोडाइलेशन। मतलब ये कि जो हमारी नसें होती हैं जिनमें से खून बह रहा होता है वो खुलने लग जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खून जाए और ऑक्सीजन डिलीवर करे वेरियस ऑर्गन्स या टिश्यूज़ में। बट लंग्स का थोड़ा सा डिफरेंट फंक्शन रहता है, क्योंकि वो बने ही गैसेस एक्सचेंज के लिए हैं। तो ऐसे में वो डिफरेंटली ऑपरेट करती है। मतलब ये कि
वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करना शुरू कर देती है। जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको सिकोड़ने या श्रिंक करने लग जाती है, जिस वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो ऐसे में एक तो ब्रेन में खून कम पहुंच रहा है, दूसरा जो भी पहुंच रहा है उसका जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो इस वजह से होता ये है कि जो हमारे ब्रेन में जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, जो भी हमारे वेसल्स के आसपास, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। सो बेसिकली ब्लड ब्रेन बैरियर एक तरह का सेलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, जो कि हमारे ब्रेन में जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स हैं उसको अंदर आने जाने को अलाउ करता है। ब्रेन में से जो वेस्ट होता है या टॉक्सिन्स होते हैं उसको ब्लड में डाल के शरीर से बाहर निकालता है, और ब्रेन में बेसिकली वो ब्रेन में क्या जाएगा वो डिसाइड करता है। तो ऐसे में जब ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाता है तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर की जो परमेबिलिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, जिसके कारण हमारे ब्रेन में फ्लूइड लीकेज शुरू हो जाती है। मेडिसिन फील्ड में एक बहुत ही फेमस हाइपोथेसिस है, मोनरो-केली हाइपोथेसिस, जो ये बताती है कि हमारा जो ब्रेन है वो 100% स्टैक मतलब फुल होता है, वहाँ पर 1 सेंटीमीटर भी जगह नहीं होती। तो ऐसे में जब आपको हाइपोक्सिया के कारण जो ब्रेन में फ्लूइड लीकेज होती है तो उसके कारण जो फ्लूइड बढ़ने लग जाती है, तो वो वेरियस जो स्पीसीज में बढ़ती है जहाँ पर कि न्यूरॉन्स रहते हैं। तो उस वजह से ये टोटली क्या करते हैं कि हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको अफेक्ट करते हैं। यही कारण है कि जो हेज़ है वो इतना ज़्यादा डेडली होता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के ओवरऑल जो फंक्शन होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है। तो बात करें इसके सिम्टम्स की, तो इसमें जनरली जो भी पेशेंट का जो ब्रेन रीजन होता है वो प्रॉपर्ली फुल हो गया होता है, जिस वजह से उसके जो भी टिश्यूज़ या सेल्स होती हैं ब्रेन में उन पर काफ़ी ज़ोर पड़ता है। तो इस वजह से काफ़ी तेज़ सर दर्द होता है। इस तरह के जो सर दर्द होते हैं, क्या इसमें जो भी हम एनाल्जेसिक नॉर्मल जो एस्प्रिन, डिस्प्रिन या जो भी वेरियस मेडिसिन होती है क्या वो काम करते हैं? तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल सर दर्द के मुकाबले अलग है। ये जनरली आपको एडिमा के कारण हो रहा है। इसके अलावा सिम्टम्स में जनरली पेशेंट को कन्फ्यूजन बहुत होती है, हेलुसिनेशन होती है, वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चला जाता है, और जनरली पेशेंट की मेंटल हेल्थ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अल्टर्ड मतलब चेंज हो जाती है, जिस वजह से पेशेंट थोड़ी बहकी बहकी सी बातें करता है, पेशेंट बेहोश भी हो सकता है, और इसके अलावा उसकी हार्ट रेट भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो इसके अलावा गेट एटेक्सिया होता है, मतलब ये कि जो पेशेंट होता है वो लड़खड़ाता हुआ चलता है। तो इसको पहचानने के लिए जनरली जो भी पेशेंट होता है उसे एक सीधी लाइन में चलने के लिए कहा जाता है, और अगर वो ना चल पाए तो उससे ये कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को सेरेब्रल एडिमा हुआ है। इस बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में ज़्यादातर डेक्सामेथासोन को यूज़ किया जाता है या आइबुप्रोफेन को यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट डेक्सामेथासोन को तो सबमिट के लिए एक स्पेशल टैग भी मिला है कि इसे जनरली जब लोगों ने सबमिट करना होता है, बहुत रैपिड असेंड करना होता है, तो उस समय ज़्यादातर इसे यूज़ किया जाता है। तो ये जनरली जो भी फ्लूइड लीकेज होती है उसको रोकती है, और जो भी ब्रेन में से फ्लूइड होता है उसको कम करती है। आपको पेशेंट जो वेट कैरी कर रहा होता है उसे कम करना है, पेशेंट को जितना पॉसिबल हो सके जल्दी से जल्दी उसे डिसेंड करवाना है, सप्लीमेंट ऑक्सीजन देनी है, और अगर ये सब नहीं है तो उस केस में हाइपरबैरिक चैम्बर में डाल के आप सप्लीमेंट ऑक्सीजन दे सकते हैं। पर यह है कि जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो आपको कोई डॉक्टर ही दे सकता है, क्योंकि इसकी सीवियरिटी भी आप बाहर से देख के पता नहीं कर सकते हैं। सो ये तो बात हो गई कुछ सीरियस एल्टीट्यूड इलनेसेस की। अब बात करते हैं कुछ ऑनरेबल मेंशन की, कुछ ऐसे बीमारियों की जो इतने फ्रीक्वेंटली तो नहीं होते हैं, बट हाँ इतने डेंजरस भी हैं और आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। सो शुरुआत करते हैं हाई एल्टीट्यूड पेरिफेरल एडिमा के साथ। सो ये ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि हमारे शरीर में जो एबनॉर्मल लेवल में फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लग जाता है। जनरली ये हमारे अंदर जो बॉडी के ऑर्गन्स में होते हैं या टिश्यूज़ में, या फिर ज़्यादातर स्किन के नीचे होती है। सो इसमें वेरियस ऑर्गन्स अफेक्ट भी होते हैं। सो ये होता क्यों है? तो जब हाई एल्टीट्यूड में हाइपोक्सिया या ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे बॉडी में जो फ्लूइड बैलेंस है वो पॉजिटिव हो जाता है, मतलब ये कि शरीर ज़्यादा फ्लूइड को इकट्ठा करने लग जाता है। सो ये जनरली तब होता है जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऐसे में जब हम एएमएस के सिम्टम्स और ज़्यादा सीवियर होते रहते हैं तो बॉडी में एल्डोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि हमारे शरीर में जो सोडियम होता है उसको रिटेन करता है और पोटेशियम को शरीर से बाहर निकालता है। सो इसका मतलब ये है कि अगर सोडियम बॉडी में रिटेन रहेगा तो उसके साथ साथ वाटर रिटेंशन भी रहेगा, मतलब ये कि फ्लूइड इकट्ठा होगा। इसके अलावा एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे शरीर में एंटी डाययूरेटिक जो भी हार्मोन्स होते हैं उनकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, उनको बढ़ाते हैं,
जिसका मतलब ये है कि डायूरेटिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बाहर निकालना, एंटी डायूरेटिक मतलब पानी को शरीर के अंदर ही रोके रखना। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी को इकट्ठा करते हैं। तो इसके अलावा जो हाइपोक्सिया के कारण जो पल्मोनरी प्रेशर बड़ा होता है ब्लड वेसल्स में, उसके कारण जो भी फ्लूइड लीकेज होती है डिफरेंट ऑर्गन्स में, तो वो हमारी बॉडी में बेसिकली स्वेलिंग कॉज कर देती है। पेरिफेरल एडिमा में जनरली जो भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है वो ग्रेविटी डिपेंडेंट होती है। मतलब ये कि अगर आप खड़े हैं, चल रहे हैं, तो उस केस में जनरली फ्लूइड आपके लोअर लेग्स, पैर के तलवे, टखनों के आसपास होती है। अगर आप लेटे हैं तो बटक, लोअर बैक, ये जो सैक्रम रीजन है वहाँ पे होता है। और अगर आप सोए हैं तो उस केस में जनरली साइड वाइज या फेस के आसपास या गले के आसपास स्वेलिंग आ जाती है। बात करें इसके सिम्टम्स की, तो इसमें बहुत ही आप इजीली पहचान सकते हैं कि जो पेशेंट की बॉडी है वो स्वेल हो जाती है। इसके अलावा पेशेंट की जो बॉडी को आप पिंच करते हैं तो वहाँ पर डेंट पड़ जाते हैं और पेशेंट को शरीर काफ़ी गर्म सा लग रहा होता है ये फ्लूइड पड़ने के कारण। सो बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में इसमें जनरली डायूरेटिक ड्रग्स दिए जाते हैं। हालांकि इन ड्रग्स का जो इस्तेमाल होता है वो आपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट के कंसल्टेंसी के बेसिस पे ही करना है, क्योंकि डायूरेटिक जो ड्रग्स होते हैं वो बॉडी से ज़्यादा फ्लूइड निकाल देते हैं, जिसके कारण डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, जो कि विल्डरनेस में ख़तरनाक हो सकता है। सेकंड डिसऑर्डर है चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग। सो जनरली ये उन लोगों में पाई जाती है जिन्हें हेड या ब्रेन रिलेटेड इंजरी होती है, या फिर जो लोग इलीगल ड्रग लेते हैं, या फिर दूसरे मेडिकल कंडीशन के कारण। बट जब आप हाई एल्टीट्यूड में आते हैं तो ये जनरली हाइपोक्सिया के कारण होता है। तो ऐसे में जनरली जो भी पेशेंट होता है, जब वो हाइपर वेंटिलेट करता है या जो एक एपनिया वाला फेस आता है जब वो बिल्कुल सांस कम लेता है, तो उसमें जो शिफ्ट आता है 180 या बहुत ज़्यादा सीरियस शिफ्ट आता है, उसकी वजह से पेशेंट बहुत ही डीपली अफेक्ट होता है। बात करें इसके सिम्टम्स की, तो इसमें जनरली पेशेंट काफ़ी तेज़ सांसें लेता है थोड़ी देर, और फिर धीरे धीरे उसे कम करता है, और थोड़ी देर बिल्कुल सांस नहीं लेता है, और फिर से तेज़ी से सांस लेता है। ये जो बीमारी है ये जनरली रात के टाइम पेशेंट को ज़्यादा अफेक्ट करती है। बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो इसमें सप्लीमेंट ऑक्सीजन दी जाती है, या फिर CPAP मशीन के थ्रू इसमें पेशेंट को प्रेशराइज एयर दिया जाता है, जो कि जनरली आपको किसी मेडिकल लैब या फिर हॉस्पिटल में ही अवेलेबल होगी। लास्ट डिजीज़ है डिकम्प्रेशन सिकनेस, इसे कैसोन डिजीज़ भी कहा जाता है। तो ये उन लोगों में देखा जाता है जो कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बहुत ही कम समय में जाते हैं। ये जनरली सी डाइवर्स में देखा जाता है, क्योंकि वो जब सी डाइव के लिए या स्कूबा डाइविंग के लिए जाते हैं तो जब सरफेस पे आने की बारी होती है तो विदिन 5 to 10 मिनट्स वो ऊपर आ जाते हैं। और क्योंकि जो हमारे सराउंडिंग में जो एयर प्रेशर हो गया या जो वाटर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, तो अगर वो एकदम से कम हो जाए तो ऐसे में जो भी हमारा शरीर है वो डिकम्प्रेशन सिकनेस से अफेक्ट होता है। बात करें आउटडोर या एडवेंचर स्पोर्ट्स की, तो ये जनरली तब होता है जब आप जो हॉट एयर बैलून में जाते हैं, या फिर आप जब पैराशूट से जंप करने के लिए जो ओपन एयर जो आपका एयरप्लेन होता है उसके थ्रू भी जाते हैं, तो उस समय आपका जो एयर प्रेशर है वो बहुत तेज़ी से चेंज होता है। मतलब ये कि ग्राउंड पर एयर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, और जब आप 9-10,000 मीटर पे चले जाते हैं तो उस समय जो एयर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये होता क्यों है? तो जनरली जब भी हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ 79-80% नाइट्रोजन भी होता है। तो जब भी हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन तो यूटिलाइज हो जाती है, बट जो नाइट्रोजन है उसको बॉडी धीरे धीरे करके रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, लंग्स के थ्रू बाहर निकालती है। बट जब आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बहुत जल्दी आते हैं तो जो प्रेशर कम हो गया है उसके कारण जो भी नाइट्रोजन है वो बबल शेप ले लेती है। मतलब ये कि जब आप कोल्ड ड्रिंक्स के ढक्कन को जल्दी से खोलते हैं तो जो प्रेशराइज एयर होता है वो बबल्स के फॉर्म में कितनी जल्दी निकलता है। सिमिलर सिचुएशन होती है हमारी बॉडी में। मतलब ये कि वो नाइट्रोजन जो गैस हमारे शरीर के अंदर थी वो एकदम से बबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और वो जनरली ज़्यादातर हमारे जॉइंट्स या डिफरेंट ऑर्गन्स, चाहे लंग्स हो गया चाहे ब्रेन हो गया, जहाँ पर भी वो है वहाँ पर वो बबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके कारण वो क्या करता है कि हमारे जो भी जॉइंट्स हो गया या टिश्यू हो गया उन पे जोर डालता है, और ये जो जोर होता है वो डिपेंड करता है कि बबल कितना बड़ा बना होता है। के सिम्टम्स की, तो इसमें इन्फ्लेमेशन होती है। मतलब ये कि जॉइंट या मसल्स में पेन होना, पेशेंट को स्ट्रोक लाइक कंडीशन, पेशेंट को बात करने में प्रॉब्लम आना, बॉडी में स्वेलिंग आना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो इसमें जनरली पेशेंट को जो बिल्कुल 100% फेस फिट मास्क होता है उसके थ्रू ऑक्सीजन दिया जाता है। सेकंड ट्रीटमेंट के फॉर्म में दिया पेशेंट को एक हाइपरबैरिक चैम्बर में डाला जाता है, जिसमें कि उसे सप्लीमेंट ऑक्सीजन दिया जाता है। सो हाइपरबैरिक चैम्बर और रिकम्प्रेशन थेरेपी का एक फ़ायदा ये है कि उससे बॉडी में नाइट्रोजन कंसनट्रेशन नॉर्मल तरीके से धीरे धीरे कम होती है, और जो गैस बबल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बने होते हैं
उनका साइज़ भी कम होता है, जिसके कारण पेशेंट जनरली रिकवर हो जाता है। सो इससे बचने का तरीका क्या है? वो ये कि जब भी आप चाहे स्कूबा डाइविंग के लिए जा रहे हो या हॉट एयर बैलून से जा रहे हो, तो उन दोनों में ही आपने ध्यान रखना है कि बॉडी को जो प्रेशर चेंज है वो बहुत ही धीरे धीरे करवाना है, ताकि बॉडी एक्लिमेटाइज हो सके। सबसे पहला मिथ है, डाउट है लोगों के मन में कि आखिर होता क्यों है, बेसिक रीज़न आखिर है क्या? तो आंसर बहुत ही सिंपल है, रेट ऑफ असेंट। मतलब ये कि कितनी तेज़ी से आप एल्टीट्यूड गेन करते हैं, उससे आपको एल्टीट्यूड इलनेसिस होने का खतरा ज़्यादा है। मतलब ये कि अगर आप बहुत तेज़ी से चलते हैं तो उस केस में बॉडी एक्लिमेटाइज नहीं होती है, तो आपकी चांसेस बढ़ जाते हैं एक्यूट माउंटेन सिकनेस या एल्टीट्यूड इलनेसिस से अफेक्ट होने के। सेकंड फैक्टर है लेवल ऑफ एक्सर्जन, मतलब आप शरीर पर कितना ज़ोर लगाते हैं। सपोज़ कीजिए कि आइडली जनरली बंदे को 12 से 15 किलो उठाना चाहिए, बट आप उससे ज़्यादा उठा रहे हैं, तो उस केस में आप शरीर पर ज़्यादा ज़ोर डालते हैं, उससे भी जो एल्टीट्यूड इलनेसिस है उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड मिसकंसेप्शन है कि ये ज़्यादातर बूढ़े लोगों को होता है या 45 प्लस लोगों को होता है, तो ये सरासर गलत है। इनफैक्ट क्लिनिकल स्टडीज़ में जो भी केसेस आते हैं वो ये दिखाते हैं कि यूथ ज़्यादा इससे अफेक्ट होता है। उसके पीछे फिजियोलॉजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं। मतलब ये कि जब जो यूथ होता है उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वो बॉडी को काफ़ी ज़्यादा पुश करता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट असेंड करते हैं, जिससे कि उनमें एल्टीट्यूड इलनेसिस होते हैं। इसके अलावा वो उनमें स्टेमिना ज़्यादा होता है, एंड्योरेंस ज़्यादा होता है, तो वो वेट ज़्यादा कैरी करते हैं, तो उनमें ये होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो गाइस, ये था वेरियस हाई एल्टीट्यूड इलनेसिस के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर मेरे लिए कोई सजेशन हो इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज भी भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।